हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्थान, यानी कि मगध का उदय कैसे हुआ था। तो पहले तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मगध के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मगध के उत्थान के क्या कारण थे, जिसमें हम पढ़ेंगे मगध की भौगोलिक स्थिति कैसी स्थिति थी। उस सेकंड पे पढ़ेंगे हम आर्थिक संपन्नता कैसी थी, सैनिक संगठन कैसे था, व शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति किस तरह से थी। फिर हम थोड़ा सा मगध का आरंभिक इतिहास, आरंभ का पढ़ेंगे इतिहास। फिर हम पढ़ेंगे मगध की जो प्रमुख शासक व उनके राजवंश। तो 3 प्रकार के राजवंश आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, जैसे प्रकार से हरेक वंश हो गया, शिशुनाग वंश, वैसे नंद वंश। तो हरेक वंश में हम पढ़ेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे शिशुनाग और कालाशोका के बारे में। महापद्मानंद या फिर नंद वंश में हम पढ़ेंगे महापद्मानंद या फिर घनानंद के बारे में, क्योंकि जो ये दो थे ये सबसे ज़्यादा इसमें पॉपुलर थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा मगध का उत्थान के बारे में। तो 16 महाजनपद थे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही चुका है। तो 16 महाजनपदों में से जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था। 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय और विस्तार हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मगध के उत्थान के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र एवं राजगृह थी। वो पाटलिपुत्र और राजगृह थी ना, वो प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित थी। जो राजगृह था वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और जो पाटलिपुत्र था वो नदियों से घिरा हुआ था। तो जिस प्रकार ना कोई भारी शक्ति उन पर आक्रमण नहीं कर सकती थी, है ना। पहला पॉइंट हो गया। अब होगा आर्थिक संपन्नता। मगध राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार की उन्नत स्थिति थी। जो राज्य को ना अच्छा टैक्स मिल जाता था सबसे, तो ये भी उनका एक प्रॉफिट था कि अच्छा साम्राज्य बन रहा था उनका। थर्ड हम पढ़ेंगे सैनिक संगठन। तो जो मगध में जो सैनिक संगठन था वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर हाथी भी थे, वहाँ पर घोड़े, जो दलदले क्षेत्र में घोड़े काम आ जाते थे, तो इस कारण। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है वहाँ पर लोहे की खानें थी। तो लोहे की खाने से क्या हमारा अर्थ बनता है, तो इस प्रकार लोहे की खान होगी, यदि लोहा होगा तो हमारे जो सैनिकों के जो अस्त्र शस्त्र होंगे वो काफ़ी अच्छे बने होंगे, है ना। तो ये था। सेकेंड है शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति। मगध में अन्य अनेक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी। शासक हुए जिन्होंने कूटनीति वो अपने दिमाग से अच्छा काम लिया था, वो अपनी सीमा का विस्तार किया था, जिसमें बिंबिसार था, अजातशत्रु था, वो महापद्मानंद, नंद वंश का विशेष योगदान था। तो हम थोड़ा सा मगध का आरंभिक इतिहास पढ़ेंगे। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु कीकर जाति का उल्लेख मिलता है। उसके राजा थे प्रमगंध का उल्लेख किया गया है। कीकट मगध में रहते थे। मगध का पहला स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे जो मगध के प्रमुख शासक व उनके राजवंश। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंस को याद कर लेना, वो है 544 से लेकर 412। हर्यक वंश था वो मगध का सबसे शक्तिशाली वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। अब बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। तो ये तो हर्यक वंश का सिर्फ मैंने आपको भी टाइम पीरियड बताया। तो अब बिंबिसार का अलग से टाइम पीरियड पढ़ेंगे, तो वो है 544 से लेकर 492। तो अब हम पढ़ेंगे बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस या फिर जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। इसकी पहली पत्नी कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन महाकोशला या कौशल देवी थे। दहेज में से काशी ग्राम प्राप्त हो गया था, जिसने अजातशत्रु नामक एक इसकी दूसरी पत्नी थी वैशाली राजकुमारी चेलना थी, जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। महावंश बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख करता है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दी थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु किसका बेटा है, वो है बिंबिसार का बेटा था। तो इसका टाइम पीरियड है 492 से 460। अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है। अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने कौशल और वज्जी को मगध के राज्य में मिला लिया था। वैशाली को नष्ट करने में उसे 16 वर्षों का समय लगा था। इस युद्ध में उसने रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, तो वो है
अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अजातशत्रु के बारे में पढ़ रहे भी हम। तो अजातशत्रु के समय ही जो महात्मा बुद्ध, महावीर, मखली गोशाल जैसे विभूतियों को निर्वाण का अर्थ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तो निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति उनको मिल गई थी अजातशत्रु के समय में। तो इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो हमारे से क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी तो वो किसके शासन काल में, वह कहाँ अब और कहाँ हुई थी। तो हमारा आंसर होगा वो अजातशत्रु के काल में थी। वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी हमारी राजगृह में। तो सेकंड है उदयन या फिर उदयभद्र, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 460 से 444 में, है ना। बौद्ध ग्रंथ इसे पितृहंता कहते हैं। तो पितृहंता का अर्थ क्या है? पितृहंता का अर्थ है जैसे कि अजातशत्रु ने राज सिंहासन की प्राप्ति के लिए उसने अपने पिता की हत्या की थी ना, वैसे ही तो इन उदयभद्र ने भी राज सिंहासन की प्राप्ति के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। तो इस कारण इनको पितृहंता कहा गया है। इसने अजातशत्रु की हत्या कर स्वयं को मगध का सम्राट बना लिया था। जबकि जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्धन के अनुसार वह पितृभगत था। उसने गंगा व सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की नींव रखी थी। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 उत्तराधिकारी और की चर्चा मिलती है। एक है अनिरुद्ध, एक है मुंडक व एक है नागदशक। इन तीनों को भी पितृहंता कहा गया है क्योंकि इन्होंने भी शासन के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी थी। नागदशक था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये तीनों थोड़े विलासप्रिय थे। जनता ने इनके व्यवहार को देखकर शिशुनाग नामक योग्य अमात्य को शासक बना दिया था। अमात्य का मतलब कि इनका मंत्री बना दिया था। अब आता हमारा शिशुनाग वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे शिशुनाग के बारे में व कालाशोका के बारे में। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 394। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, तो है 412 से लेकर 344 से। शिशुनाग वंश मगध का एक राजवंश था जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। कालाशोका के समय में इस वंश ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की ली। ख्याति का अर्थ होता कि पॉपुलैरिटी किसके टाइम में की थी? शिशुनाग के वंश के टाइम में की थी। तो हम पढ़ेंगे पहले शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग है 412 से लेकर 394 उसका टाइम पीरियड रहा है। महावंश टीका में शिशुनाग को लिच्छवी शासक की वैश्यपत्ति से उत्पन्न बताया गया है, लेकिन जो पुराण है ना उसको क्षत्रिय बताते हैं। अवंती पर विजय शिशुनाग ने की थी। उसने वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अब हम पढ़ेंगे कालाशोका, जो कि उसका बेटा था। किसका? शिशुनाग का। इसको हम काकवर्ण भी कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 394 से लेकर 366। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजगृह में। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? वो हुआ था हमारे अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। वैसे ही जो सेकंड जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी कालाशोका के टाइम में, वो हुई थी राजगृह में। तो बाणभट्ट के हर्षचित्र से ज्ञात होता है कि किसी ने राजधानी के निकट घूमते समय उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? कालाशोका की हत्या कर दी थी। तो इसके साथ ही उत्तराधिकारी हुए थे जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था, जिसको हम महानंदिन भी कहते हैं। इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अब हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश का जो टाइम पीरियड है वो है 344 से लेकर 324। जिस व्यक्ति ने महानंदिन की हत्या की थी वह था महापद्मानंद, जो कि नंदवंश का फाउंडर था या उसका संस्थापक था। विष्णु पुराण इसे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन का पुत्र तथा शूद्र स्त्री से उत्पन्न बताता है, जबकि जैन ग्रंथ इसे नाई का बेटा बताता है। महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है। इसको कुछ उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि सर्वशत्रात्मक यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। दूसरा बोलते हैं इसको भार्गव यानी कि दूसरा परशुराम। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर इसे एक छत्र और इसे एकराट की उपाधि भी प्राप्त हुई है। किसे? महापद्मानंद को। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में महापद्मानंद द्वारा पहली बार कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अब हम जो लास्ट पढ़ेंगे वो है घनानंद के बारे में, क्योंकि जो नंदवंश में 2 ही जो हस्तियाँ थी वही पॉपुलैरिटी थी जिनकी, वो थी महापद्मानंद और दूसरा था घनानंद।
तो नंद वंश के कुल 9 राजा हुए हैं। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक हुआ था जो सिकंदर का समकालीन था। इसका सेनापति था शूद्रशास। ग्रीक या यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज की भी उपाधि दी हुई है। अब हम थोड़ा सा जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है, तो गाइज यहीं तक टॉपिक था। तो यदि आपको पसंद आया हो तो मेरा टॉपिक प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।